कनक कितनी देर से सजी हुई आईने के सामने खड़ी खुद को हर एंगल से देख रही थी। आज मयंक अपने चाचा सतीश के साथ उनके घर आया हुआ था। सतीश चाचा तो उनके घर हफ्ते में 1-2 बार जरूर आते थे, मगर मयंक आज पहली बार अपनी होने वाली ससुराल में आया था और पहली बार ही उसकी कनक से मुलाकात होने जा रही थी। कनक चाहती थी आज वो इतनी खूबसूरत लगे कि मयंक अपनी किस्मत पर गर्व करने लगे कि उसे इतनी खूबसूरत मंगेतर मिली है। इस खुशी में वो ये बात भी भूल गई थी कि उसका पिता अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, बहुत ख़राब हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बीमार है। रात तक तो वो अपने पिता के जिंदा बच जाने की दुआएं मांग रही थी, और अब जब पता चला मयंक आया है तो वो सब कुछ भुलाकर उसकी नज़रों में अच्छा दिखने के लिए सजने संवरने लगी। अरे कनक, ये तुम इतनी तैयार क्यों हुई हो? सरिता जी कमरे में आई तो कनक को देखकर बनावटी हैरानी से बोली। ये तो वो भी जानती थी कनक की इस कदर तैयारी की वजह क्या है। कनक उनकी बात पर शर्मा गई। मम्मी, वो मयंक आए हैं ना, आज उनके साथ मेरी पहली मुलाकात है। पहली बार ही वो मुझे देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें अच्छी लगूं। सरिता जी कनक की बात पर नाखुशी से बोली। देखो कनक, तुम्हारे पिता भले ही बीमार हैं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं, मगर मैं अभी जिंदा हूँ और मैं जानती हूँ मेरे पति की कैसी परंपराएं और कैसे उसूल हैं। अगर वो होशो हवास में होते तो इस बात को सख्त नापसंद करते, और मैं भी तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि तुम अपने मंगेतर के सामने इस तरह सज संवर कर जाओ और उसे अपने हुस्न के जलवे दिखाकर शादी से पहले ही उसके दिल को काबू करने की कोशिश करो। तुम अपने कमरे में ही रहोगी जब तक मयंक वापस नहीं चला जाता। मैं तुम्हें कमरे से बाहर ना देखूं। सरिता जी अपनी बात कहकर चली गई, जबकि कनक तो हैरान परेशान रह गई। उसकी माँ का रवैया उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो बहुत खुले विचारों वाली औरत थी जिन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था, और अब उन्होंने अचानक कनक पर इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। मम्मी की भी मुझे कुछ समझ नहीं आती, कभी तो इतनी मेहरबान हो जाती हैं और कभी इतनी सख्त कि मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि ये मेरी वही माँ है। फिर शाम तक वो अपने कमरे में ही बंद रही। जब सतीश चाचा जाने लगे तो वो खुद उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आए थे। अरे कनक बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हें बुखार हो रहा है, कमजोरी भी महसूस हो रही है। मैंने कहा भी कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मगर वो कहने लगी वो तो सुबह ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी है और आराम करने को कहा है, इसीलिए तुम अपने कमरे में हो। चलो अपना अच्छे से ख्याल रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले तो कनक की आंखों में आंसू आ गए। अगर इस इंसान का सहारा न होता तो हमारा क्या होता? हम तो फुटपाथ पर आ जाते। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, भला आजकल के ज़माने में इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। सतीश चाचा और मयंक शाम को वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद ही वो कमरे से बाहर आई, मुंह फुलाए हुए। सरिता जी उसके बिगड़े मूड को नोट करती रहीं, फिर प्यार से बोली, माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें मयंक के सामने नहीं आने दिया। सरिता जी की आंखों की चमक बता रही थी वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही हैं। कनक उनकी बात पर हैरानी से सिर उठाकर उनकी ओर देखने लगी। कैसा फैसला मम्मी? आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर कहिए। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। कुछ देर तक सरिता जी बेटी को गौर से देखती रहीं। कनक की खूबसूरती से वो एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती थी। वो अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी जो उन्हें अपने पति के साथ रहते कभी पूरे करने का मौका न मिला। लेकिन जब भगवान ने इतनी खूबसूरत बेटी दी है तो उस खूबसूरती का कुछ तो फ़ायदा हो। वो अपने दिल ही दिल में बहुत कुछ सोचे बैठी थी। उन्होंने प्यार से कनक को अपने पास बिठा लिया और उसके हाथों को थामते हुए जो सरिता जी ने कहा उसे सुनकर कनक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैं और सतीश चाचा? ये कैसे मुमकिन है मम्मी? ऐसा नहीं हो सकता। मयंक मेरा मंगेतर है और मेरी उससे शादी होने वाली है, और आप कह रही हैं मैं उसे छोड़कर उसके चाचा से शादी कर लूँ? मगर क्यों मम्मी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? वो तो पापा की उम्र के हैं। सरिता जी ठंडी सांस भरकर बोली, अरे यही तो बात है पगली, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे, दौलत में खेले, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कर। कनक का तो सिर चकराने लगा। माँ की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मम्मी, अगर दौलत की बात है तो वो सब मयंक का भी तो होगा। उसके चाचा के बाद सब कुछ मयंक का है। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। फिर आप ये क्यों कह रही हैं?
अब सरिता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। लड़की, तुझे मैं कैसे समझाऊं, बहुत भोली है तू। देख, अगर तेरी शादी मयंक से होती है तो वो बहुत सख्त मिजाज लड़का है, बहुत गुस्से वाला, जबकि सतीश एक बड़ी उम्र का आदमी है। बड़ी उम्र के मर्द को जब छोटी उम्र की लड़की मिलती है तो वो उसके पाँव धो धोकर पीता है। तू उससे जो भी मनवाना चाहती है वो मनवा सकती है, और हमने तेरी इतनी दूर शादी का फैसला इसीलिए किया था ताकि तू अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके, शोहरत और दौलत में खेल सके। मयंक तुझे घर में बंद करके रख देगा, वो ऐसे ही स्वभाव का मालिक है। इन चंद मुलाकातों में ही मैंने उसके स्वभाव को अच्छे से समझ लिया है। जबकि सतीश, वो तो तेरे लिए बेदाम गुलाम की तरह रहेगा। कनक आंखें फाड़े अपनी माँ की बातें सुन रही थी। सरिता जी हल्के से मुस्कुराईं। वैसे भी मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हमें तो बस अपना मकसद हासिल करना है। मैं कौन सा तुझे सच में उस बूढ़े के साथ विदा कर दूंगी, बस उसके साथ तुम्हारे फेरे करवाऊंगी, शादी का झांसा दूंगी और फिर बहाना बनाकर किसी न किसी तरह तुम्हारी विदाई रोक लूंगी। धीरे धीरे उसका सारा पैसा हम अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर तुझे उससे छुड़वाकर तुझे फिल्मों में काम दिलवाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक हीरोइन बने, और तू भी तो यही चाहती है ना? बचपन से तुमने भी तो यही सपना देखा है कनक, और ये सपना सतीश के जरिए ही पूरा हो सकता है। अब अगर तुम्हारे हाथ में एक मौका आ रहा है तो इसे गवा क्यों रही हो? अब बात कनक की समझ में भी आने लगी थी। उस वक्त तो वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप उठकर अपनी माँ के पास से अपने कमरे में आ गई। लेकिन पूरी रात वो यही सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए, माँ की बात मान लेनी चाहिए या अपने उस सपने से हाथ धो लेना चाहिए। मगर अपने सपने से पीछे हटना भी आसान नहीं था। उसने ज़िंदगी से सिर्फ यही तो एक सपना देखा था, दौलत और शोहरत कमाना। जब मेरे पास शोहरत और दौलत सब कुछ होगा तो मयंक जैसे कितने ही लड़के मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस मुझे अपना भविष्य संवारना है, अपने बारे में सोचना है। वो एक फैसला करके निश्चिंत हो गई थी, लेकिन उसे पता था ये फैसला उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। एक गलत फैसले के चलते वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे दलदल में फंसाने वाली है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह बहुत भारी थी। उसके पिता सागर का देहांत हो गया था। दुनिया को दिखाने के लिए वो दोनों माँ बेटी उनका गम मनाने लगीं। 4 दिन हो चुके थे जब सतीश चाचा ने कहा, अब मैं तुम लोगों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। सागर तो रहा नहीं, तुम्हें मैं किस आश्रय पर यहाँ छोड़ूं? आज से तुम लोग मेरे घर रहोगे। उनका ये कहना था। सरिता जी के तो दिल की मुराद पूरी हो गई। वो तो खुद यही चाहती थी कि किसी तरह सतीश से इस बारे में बात करें, और यहाँ तो उन्होंने खुद ही ये मुद्दा छेड़ दिया। अब अगला कदम था सतीश को कनक से शादी के लिए मनाना। सरिता जी बोली, अभी कुछ दिन हम यहीं रुकते हैं, पड़ोस के लोग और रिश्तेदार तसल्ली देने आ रहे हैं। अगर हमने घर छोड़ दिया तो लोग बातें बनाएंगे। जैसे ही लोगों का आना जाना कम होता है, मैं कनक को लेकर तुम्हारे साथ चल दूंगी। सतीश सरिता जी की बात को समझ गया था और हाँ में सर हिला दिया। कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं, अभी कुछ दिन आपको यहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब सतीश अक्सर उनके घर पर आने लगा था। पड़ोस के लोग और रिश्तेदार बातें बनाने लगे। पति दुनिया से चला गया और इसे खुली छूट मिल गई। जवान बेटी भी है घर में और एक गैर मर्द को घुसा रखा है। सरिता जी के कानों में भी ये बातें पहुंच रही थीं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस अपने मकसद पर ध्यान देना था। इन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर सरिता जी उठते बैठते सतीश के सामने ये बातें दोहराती और ठंडी आहें भरकर रह जाती। अपनी बात कहने के साथ ही बार बार उसे अपने अकेलेपन का एहसास भी कराती। धीरे धीरे सतीश को भी एहसास होने लगा कि मैंने वक्त पर शादी न करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो ठंडी आहें भरकर रह जाता, ये सोचकर कि इस उम्र में उसे कौन अपनी बेटी देगा। एक दिन सरिता जी कहने लगी, सतीश, मैंने एक बात सोची है। वैसे भी मोहल्ले के लोग बातें बना रहे हैं कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। अगर यहाँ रहने का कोई ठोस कारण मिल जाए तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। मेरी बेटी और मैं बदनामी से बच जाएंगे। जब से सागर इस दुनिया से गए हैं मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा। सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। अब तो मेरे पास कनक के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। कहते हुए उन्होंने आंखों में आंसू भर लिए और गहरी आहें भरकर रोने लगीं। सतीश तो उनके रोने से घबरा गया। अरे बहन, क्यों चिंता करती हैं? हाँ, मयंक की शादी कनक के साथ ही करूँगा, बस उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। वो कहता है जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तब सरिता जी ने अपना दांव खेला। बस यही तो मेरी परेशानी है। मयंक का भी कोई भविष्य नहीं है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरी बेटी का क्या होगा? लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, आप कहें
तो मैं अपने दिल की बात आपसे कह दूं? सरिता जी ने फील्डिंग बनाई थी। सतीश कहने लगा, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। आपके दिल में जो भी बात है आप मुझसे कह सकती हैं। और फिर सरिता जी को मौका मिल गया। अगर आप मयंक की जगह खुद कनक से शादी कर लें तो मैं अपनी ज़िंदगी के ये बचे हुए दिन सुकून से जी सकूंगी। और वैसे भी कनक की भी यही इच्छा है। आखिरकार सरिता जी ने अपने दिल की इच्छा जबान पर ला दी। और सरिता जी की ये बात सुनकर सतीश अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच था। उसके चेहरे पर फैली हैरानी और असमंजस को देख सरिता जी और भी जोर से रोने लगीं। मेरी बेटी अकेली है, उसके सर से बाप का साया भी उठ गया है। हमारे पास अब कोई दूसरा सहारा नहीं बचा। अगर आप मेरी बेटी का हाथ थाम लें तो उसे सहारा मिल जाएगा और मैं भी चैन से मर सकूंगी। सरिता जी के आंसू देखकर सतीश का दिल पिघल गया। वैसे भी कनक तो थी ही इतनी खूबसूरत, एक नाजुक कली की तरह। सतीश को इस उम्र में इतनी कमसिन और खूबसूरत लड़की मिल रही थी, वो भला इनकार क्यों करता। जब उसे पता चला कनक की भी यही इच्छा है तो वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। अगले दिन मोहल्ले के कुछ सम्मानित लोगों की मौजूदगी में कनक और सतीश की शादी हो गई। मोहल्ले की औरतें चुपचाप बातें बनाने लगीं। अरे रिश्ता तो भतीजे के साथ तय हुआ था और विवाह चाचा के साथ कर दिया। क्या चाचा के साथ ही कोई गुल खिला दिया तुम्हारी बेटी ने? मोहल्ले की औरतें ठाके मार मार कर हंसने लगीं। सरिता जी को उन पर बहुत गुस्सा आया लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा हमेशा यहाँ रहना है, बस कुछ ही दिनों की बात है। इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर मुंबई चली जाऊंगी। उसकी आंखों के सामने सतीश का बड़ा सा घर घूम गया जिसमें नौकर चाकर थे। उसकी बेटी वहाँ किसी रानी की तरह रहती, नौकरों पर हुक्म चलाती और फिर वो अपना पुराना सपना भी पूरा कर सकती थी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने का सपना। सरिता जी के दिल में बचपन से ही ये ख्याल था कि उनकी बेटी बड़ी होकर हीरोइन बनेगी। घर में सरिता जी के पिताजी फिल्मों के बहुत शौकीन थे। उनकी माँ भी शौक से उनके साथ फिल्में देखती थीं। घर में जब भी किसी दोस्त से वीसीआर उधार आता तो रात भर फिल्में चलती रहती। सरिता भी यही सब देखते हुए बड़ी हुई थी। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि वे फिल्मों में काम करें, मगर माँ बाप बहुत सख्त थे। माँ इतनी सख्त थी, अगर वे इस बारे में सोचती तो शायद उन्हें जान से मार दिया जाता। जब सरिता सिर्फ 17 साल की थी तब उनकी शादी सागर से कर दी गई। सागर एक सीधा साधा आदमी था जो अपने काम से काम रखता था। सरिता को उसे देखकर बहुत मायूसी हुई। उनके सपने बुरी तरह चकनाचूर हो गए। और फिर शादी के 1 साल बाद ही जब भगवान ने उन्हें बेटी की सौगात दी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब मैं अपनी बेटी को हीरोइन बनाऊंगी। जो काम मैं खुद ना कर पाई वो उनकी बेटी करेगी। बेदिल ही दिल में ये बात ठान चुकी थी, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। कनक ने खूबसूरती भी बेमिसाल पाई थी। गोरी रंगत, लंबा कद, नाजुक काया, तीखे नए नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, घुटनों तक झूलते लंबे काले बाल। वो फिल्मों में काम करने वाली हीरोइनों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। सरिता जी को पूरा यकीन था उनकी बेटी जरूर हीरोइन बनेगी। उन्होंने बचपन से ही कनक के दिमाग में ये बात बिठा दी थी। कुछ इस तरह से उसकी परवरिश की थी कि वो अपने पिता से तो कोई बात न करती मगर माँ से कुछ भी नहीं छिपाती। सरिता जी ने उसे 10वीं तक स्कूल में पढ़ाया। आगे भी पढ़ाने की इच्छा थी, लेकिन यहाँ पर सागर आड़े आ गया। मैं बेटियों की ज़्यादा शिक्षा के पक्ष में नहीं हूँ, ये उनकी शर्मो हया छीन लेती है। अब इसे घर पर ही बिठाओ। अगर बहुत शौक है पढ़ने का तो घर में बैठकर पढ़े, मैं इसे कॉलेज नहीं भेजूंगा। सरिता ने हर संभव कोशिश कर ली मगर सागर का ना हाँ में ना बदला। उन्हीं दिनों सागर का एक दोस्त मुंबई से उनके घर आया था। उसने कनक को अपने भतीजे के लिए पसंद कर लिया। जब ये बात सरिता को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आज तक तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम मेरी मर्जी के बिना कोई फैसला कर सको, फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर लिया। सरिता अभी और भी कुछ कहने वाली थी मगर कनक उसे बाजू से पकड़कर ले गई। मम्मी, बात को समझो। अगर हमारी सतीश चाचा के साथ रिश्तेदारी बन जाती है तो उनके घर आने जाने का कोई भी बहाना हमें मिल सकता है। आप चाहें मेरी वहाँ शादी मत करना, मगर आपकी भी तो यही ख्वाहिश है कि मैं हीरोइन बनूं। और इस छोटे से गांव में घर बैठे बैठे तो ये मुमकिन नहीं। इसके लिए हमें मुंबई जैसे बड़े शहर जाना पड़ेगा जहाँ पापा हमें कभी लेकर नहीं जाएंगे। और अगर सतीश चाचा के घर आने जाने का बहाना बन गया तो पापा कोई रोक टोक नहीं करेंगे। और अगर एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो किसी फिल्म स्टूडियो तक भी जा सकते हैं। बात तो कनक की बिल्कुल सही थी। सरिता जी अपनी अकल पर मातम करने लगीं। अरे, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। चलो ठीक है, अब मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूँगी। और फिर मयंक की मंगनी कनक के साथ हो गई। जब पहली बार कनक ने मयंक को देखा
तो उसे वो बहुत पसंद आ गया। वो था भी बहुत खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद, बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा। और फिर जब सागर अचानक एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया तो सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च हो गई। कारोबार भी ठप हो गया। ऐसे में सिर्फ सतीश ही था जिसने उन लोगों की बहुत मदद की। और फिर जब सरिता जी के मन में ये बात आई कि क्यों ना कनक की शादी सतीश से कर दूं, तो उन्हें इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही नजर आया। मयंक के पास तो कुछ भी नहीं, वो मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा और कभी उसे हीरोइन भी नहीं बनने देगा। बहुत ही सख्त मिजाज लड़का है। और अब कनक सतीश के विवाह में आ चुकी थी। सतीश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो अपनी नई दुल्हन को पहली रात क्या तोहफा दे। लेकिन उसके सारे अरमानों पर उस वक्त ओस पड़ गई जब सरिता जी ने सामने से आकर कहा कि वो अभी विदाई का इरादा नहीं रखती। अभी सिर्फ विवाह हुआ है, विदाई तो बाद में होगी, अभी कनक बहुत छोटी है। और सतीश ठंडी आह भरकर इस बात के लिए मान गया। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा, जब कुछ समय के बाद सरिता जी और कनक मेरे घर आ जाएंगी तब मैं विदाई की बात करूंगा। और फिर धीरे धीरे सरिता के घर पर मेहमानों का आना जाना भी कम हो चुका था। जिंदगी रूटीन पर लौट आई थी और सतीश उन्हें लेकर अपने घर आ गया। रास्ते में उसने कनक और सरिता जी से कहा, शादी वाली बात अभी मयंक को मत बताना, मैं सही वक्त देखकर खुद ही मयंक से बात कर लूँगा। कनक और सरिता जी को इससे भला क्या ऐतराज हो सकता था। जब भी उस बड़े से घर में पहुंची तो कनक की आंखें फटी की फटी रह गईं। मम्मी, घर तो बहुत प्यारा है। सरिता जी को उसकी ये बात अच्छी लगी, वरना जब से उन्होंने कनक का विवाह सतीश से किया था, कनक ने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। उसने माँ के बहकाने पर जल्दबाजी में सतीश से शादी करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक चुभन थी। जो फीलिंग्स मयंक के लिए उसके दिल में थी, वो सतीश के लिए किसी भी तौर मुमकिन नहीं हो पा रही थी। और यही जलन और कुड़न वो अपनी माँ से बात न करके निकाल रही थी। कभी कभी गुस्से से वो अपनी माँ से कह भी देती, मम्मी मुझे लगता है तुमने गलत फैसला कर लिया, वो बूढ़ा मेरे काबिल कहाँ। जब सतीश उसे प्यार जताने की कोशिश करता, उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आता, तो कनक को उस पर बहुत गुस्सा आता और फिर सरिता जी को ही उसका बिगड़ा मूड झेलना पड़ता। लेकिन अब जब कनक इस आलीशान घर को सराह रही थी तो सरिता जी के लबों पर मुस्कान आ गई। यही तो मैं कह रही थी, यह आदमी बहुत अमीर है और तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। अगले दिन कनक की मुलाकात मयंक से नाश्ते की टेबल पर हुई। जब वो नाश्ते के लिए आई तो मयंक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसके तो दिल की कलियां सी खिल उठी थीं अपनी खूबसूरत और नाजुक सी मंगेतर को अपने सामने देखकर। हालांकि पहले भी उसका कितना दिल करता था कनक से बात करने का, लेकिन सतीश चाचा ने उसे मना कर रखा था कि कनक के परिवार वाले इस बात को अच्छा नहीं समझते कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलें और बात करें। कुछ दिन सब्र कर लो, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो जी भरकर अपने अरमान निकाल लेना। और मयंक बस अपना दिल महसूस कर रह गया था और फिर अपनी शादी के दिन गिनने लगा था। लेकिन अब जब कनक को सामने से देखा तो खुशी के मारे उसके चेहरे की चमक बढ़ गई थी और वो काफ़ी देर तक कनक को देखता रहा, लेकिन कनक ने उसे कोई हाय हेलो नहीं की थी। वो थोड़ा हैरान हुआ और कहा, आपके यहाँ गुड मॉर्निंग करने और हालचाल पूछने का कोई रिवाज नहीं है क्या? मयंक की आवाज़ सुनकर जब कनक ने सिर उठाकर देखा तो एक बार फिर उसका दिल बेईमान होने लगा। खिला खिला सा हंसता मुस्कुराता हैंडसम सा मयंक उसके हवासों पर छाने लगा था। एक ही पल में वो सतीश और मयंक की तुलना कर बैठी। कहाँ वो बूढ़ा सतीश और कहाँ मयंक। फिर से वो अपनी माँ से नाराज़ होने लगी कि सरिता जी ने सतीश के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। सरिता जी ने भी उसके हाव भाव भांप लिए थे और सतीश को भी ये अच्छा नहीं लगा मयंक उसकी बीवी से इस तरह मजाक कर रहा था। हालांकि मयंक अभी तक ये नहीं जानता था कि सतीश का कनक के साथ विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे सबके सामने कनक से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। सतीश का गुस्सा एकदम से तेज हुआ था। उसने सख्त लहजे में कहा, मयंक तुम चुपचाप नाश्ता करो और आज जरा मेरे ऑफिस का भी चक्कर लगा लेना। इतना वक्त हो गया है, अभी तक तुम्हें काम सीखने की अकल नहीं आई। बहुत ही नाकारा साबित हुए हो तुम इस मामले में। और मयंक एकदम हैरान रह गया, जाने अचानक सतीश चाचा को क्या हो गया था जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं तो मेहनती लड़का हूँ, हर चीज़ जल्दी समझ लेता हूँ, फिर चाचा आजकल मुझसे नाराज़ क्यों रहते हैं। लेकिन मयंक ने जल्दी ही सतीश के डांटने को इग्नोर कर दिया। आज से कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसके सामने कनक बैठी हुई थी और उसका दिल बस उसी को देखने की चाहत कर रहा था। मयंक ने कनक की तरफ एक मीठी सी नज़र डाली और वहाँ से चला गया।
लड़की तो बहुत प्यारी ढूंढी है चाचा ने मेरे लिए। मयंक का मन खुशी के मारे गदगद होने लगा था। अब बस मेरा एक ही आखिरी सेमेस्टर बचा है, उसके बाद मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा और चाचा से कहूँगा कि मेरी शादी कनक से करवा दें। इतनी प्यारी लड़की को खुद से दूर रखना अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ कनक अपनी माँ पर चिल्लाने लगी, मम्मी हम यहाँ जिस मकसद से आए थे वो तो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। ना हम बाहर जाते हैं, ना कहीं घूमने फिरने का मौका मिलता है, और ये बुढ़ा तो जैसे शेर की तरह मेरी हर हरकत पर नज़र रखता है। अगर बाहर ले भी जाता है तो एक एक चीज़ पर नज़र रखता है। वो तो मयंक के सामने भी मुझे बुरी तरह डांट देता है कि मैं उससे बात तक ना करूं, उसके सामने भी ना जाऊं। कनक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुमने मुझे फंसा दिया मम्मी, वो बूढ़ा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। आपके गलत फैसले ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। घर से बाहर जाने नहीं देता तो मैं काम कैसे करूँगी। कनक तो रोने को थी। सरिता जी ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में बोली, अरे परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, देख लूँगी मैं इस आदमी को। अगर ये हमारे मतलब का नहीं निकला, हमारे किसी काम नहीं आया, तो हम इसे छोड़ देंगे और वापस चले जाएंगे या फिर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। मगर अभी कुछ दिन सब्र कर लो। कौन सा मैं अभी उसे इस बात की इजाज़त दे रही हूँ कि वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए। जैसे अनछुई तुम शादी से पहले थी वैसे ही अब हो। हमारा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा और तुम अपने मन को ख़राब मत करो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अभी तो मैं इस बूढ़े को काबू में करने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम एक काम क्यों नहीं करती, इससे प्यार से बात करो। इसे समझाओ कि अब तो मैंने यहीं रहना है, तो मुझे यहाँ के लोगों में उठने बैठने दो, यहाँ के तौर तरीके सीखूँ, ये पता चले कि बड़े शहर में लोग कैसे रहते हैं। कनक की समझ में बात आ गई थी। हाँ मम्मी, ये तो तुमने बड़ी समझदारी की बात कही है, मगर मैं क्या करूँ। जब वो मुझसे मीठी मीठी नज़रों से देखता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी वो नज़रें मुझे अपने बदन में चुभती हुई महसूस होती हैं। जब बहाने बहाने से मुझे छूता है तो मेरा मन करता है उसका मुंह नोच लूँ। मुझे ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है उसकी नज़रों से छुप जाऊँ। वो मुंह बनाकर बोली। सरिता जी ने उसे तसल्ली दी, बस मेरी बच्ची, थोड़े से ही वक्त की बात है, तुम इस राक्षस को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार तुम हीरोइन बन जाओ, फिर हम इसे छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर कनक ने बातों बातों में सतीश से ये उगलवा लिया कि फिल्में कहाँ बनती हैं। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक़ है और लोगों को करीब से देखना चाहती हूँ। मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ। लेकिन सतीश ने कनक को मना कर दिया। ये एक दलदल है, इस दलदल से तुम दूर ही रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा कुरेदने पर सतीश ने बस इतना बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आदमी का घर है जो डायरेक्टर है। लेकिन साथ ही उसने ये भी साफ कह दिया, लेकिन देखो कुछ भी हो जाए तुमने उसके घर नहीं जाना। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर मेलजोल बढ़ाना इतना ही शौक़ है तुम्हें तो आसपास के घरों में जाया करो, मगर तुम उस सफ़ेद कोठी में नहीं जाओगी जहाँ वो हरीश गिद्ध रहता है। सतीश को क्या पता था कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिस जानकारी की कनक को ज़रूरत थी वो तो उसे मिल ही गई थी। कनक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास भागी और जब उसने ये सारी बातें सरिता जी को बताईं तो वो भी खुशी से दीवानी हो गई। अरे इस बुढ़े ने तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। बस इसे घर से बाहर जाने दो। आज ही हम उस सफ़ेद कोठी में जाएंगे और उस आदमी से तुम्हारे बारे में बात करेंगे। जब सतीश घर से चला गया तो कनक और सरिता जी भी निकल पड़ी। कनक खूब सजी धजी थी। उसे मेकअप करना ठीक से नहीं आता था, मगर फिर भी हल्के मेकअप में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसकी नज़र उस पर पड़ती बस ठहर जाती। जब भी सफ़ेद कोठी पहुंची तो वहाँ के नौकर ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और पूछा, आप कौन है जी और किससे मिलना है। हम आपकी मैडम साहिबा से मिलने आए हैं। हम यहाँ नए नए आए हैं तो सोचा पड़ोसियों से मेल जोल कर लें। सरिता जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। नौकर ने उन्हें वहीं इंतज़ार करने को कहा और फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद नौकर वापस आया और उन्हें एक बड़े से कमरे में ले गया जहां एक औरत के साथ एक मर्द बैठा हुआ था। उस आदमी ने गहरी दिलचस्पी से कनक की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ पसंदीदगी और चाहत झलक रही थी, मगर उस औरत के चेहरे पर नाराज़गी छा गई। वो अपने पति की नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। खूबसूरत और मासूम लड़कियां उसकी कमजोरी थीं और ये लड़की तो इतनी भोली और हसीन दिख रही थी कि उसे देखते ही हेमा को अजीब सा गुस्सा आने लगा। वो चेहरे पर सख्ती लाकर बोली, जी आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कहिए कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ भी सरिता जी ने चापलूसी से काम लिया।
ये मेरी बेटी है, इसे फिल्मों और ड्रामों में काम करने का बहुत शौक है। मैंने सुना है आपके पति फिल्में बनाते हैं, तो क्या वो मेरी बेटी को भी कोई काम दिलवा सकते हैं? सरिता जी के इस खुशामदी अंदाज पर हेमा के चेहरे पर नाराजगी छा गई। कहाँ तो वो चाहती थी कि इस लड़की को अपने पति की नज़रों से दूर कर दे, और कहाँ उसकी माँ खुद उसे हरीश के साथ जोड़ने की बात कर रही थी। इससे पहले हेमा कुछ कहती, हरीश झट से बोल पड़ा, हाँ हाँ, मैं तो वैसे भी नए चेहरों की तलाश में रहता हूँ। और फिर आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मैं उसे ज़रूर काम दूंगा। हरीश ने झट से अपनी जेब से कार्ड निकाला और उसके हाथ में दे दिया। ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है और इस पर मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हैं। कनक और सरिता जी की खुशी देखने लायक थी। उन दोनों की तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई थी। जिस मकसद से आई थी वो तो आते ही पूरा हो गया। अब उन्हें क्या ज़रूरत थी हेमा की नाराज़गी को झेलें। वो दोनों जल्दी से उठकर वापस आ गईं। घर पहुंची तो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। और फिर कनक ने हरीश से फ़ोन पर बात की। हरीश ने कनक को बड़े सुनहरे सपने दिखाए। बस एक बार फिल्म में आ जाओ तो हर तरफ तुम्हारी धूम मच जाएगी, हर कोई तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे करेगा। तुम्हारे जैसा खूबसूरत और मासूम चेहरा आज तक इस इंडस्ट्री में नहीं है। लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, बस एक बार मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे काम करना है। फिर तुम्हें ट्रेनिंग भी तो देनी है, एक्टिंग सीखनी है, डांस प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तो तुम हीरोइन बन पाओगी। फिल्म ऐसे ही नहीं बन पाती। अब सतीश के घर से जाते ही कनक और सरिता जी भी बाहर निकल जाती और सीधे हरीश के ऑफिस पहुंच जाती। हरीश उनकी खूब खातिरदारी करता। उसका दिल तो पहले ही कनक पर आ गया था। हरीश अच्छी तरह जानता था कि वो कनक को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। अगर वो उसे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दे तो लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि कनक एक भोली भाली और मासूम सी लड़की थी जो आसानी से उसकी बातों में आ जाती थी। और वही हुआ जैसा हरीश ने सोचा था। कनक ने काम के लालच में उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। हरीश ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए। मैं तुम्हारा भविष्य संवार दूंगा, तुम सबसे बड़ी हीरोइन बनोगी। सरिता जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब तो कनक के उठने बैठने बोलने चालने में भी स्पष्ट बदलाव आ चुका था। हरीश की चालें रंग लाने लगी थीं। दूसरी ओर सतीश को भी इन दोनों के बदले हुए रूटीन पर शक होने लगा था। मयंक जब भी घर आता तो सरिता जी और कनक उसे घर पर नहीं मिलती थीं। अभी तक मयंक इस बात से अनजान था कि कनक पहले ही सतीश के विवाह में आ चुकी है। वो तो उसे अपनी मंगेतर समझ रहा था और इसीलिए उस पर अपना हक जताने की कोशिश करता। वो हमेशा बहाने ढूंढता कि कनक से बात कर सके, मगर कनक तो जैसे उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। वो हमेशा उसे बचने की कोशिश करती। अब तो मयंक उसकी आवाज़ तक सुनने को तरसने लगा था। खाने की मेज़ पर ही उनकी मुलाकात होती। थोड़ी देर कनक वहाँ बैठती और फिर अपने कमरे में चली जाती। बल्कि अब तो वो ज़्यादातर खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगी थी। मयंक को कनक में बड़ा बदलाव नजर आने लगा। उसने नए फैशनेबल अंदाज में बाल कटवा लिए थे। कपड़े भी अब नए ट्रेंड के हिसाब से पहनने लगी थी। लेकिन ये बदलाव मयंक को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कनक की खूबसूरती पहले से भी निखरने लगी थी। वो अक्सर अपने आसपास की लड़कियों को स्टाइलिश अंदाज में देखता तो सोचता, काश कनक भी ऐसी होती। फिर खुद को ये कहकर तसल्ली देता, शादी के बाद मैं उसे पूरी तरह बदल दूंगा। मगर न जाने कैसे कनक को मयंक की सोच का एहसास हो गया था, और ये सोचकर ही मयंक अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि बिना कुछ कहे कनक उसकी पसंद में ढलने लगी थी। उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया और ये बदलाव मयंक को बेहद खुश कर रहा था। लेकिन सतीश को ये सब खटकने लगा। घर के नौकर भी अब उसे रोज़ इशारों इशारों में बताने लगे थे कि इन माँ बेटी पर नज़र रखें, क्योंकि ये दोनों कोई ना कोई गुल जरूर खिला रही हैं। उधर सतीश कनक को पाने के लिए बुरी तरह बेचैन हो रहा था। कनक के नाजुक वजूद की नरमी उसे रातों को चैन से सोने नहीं देती थी। लेकिन सरिता जी किसी भी तौर उसके काबू में नहीं आ रही थीं। जब भी वो विदाई की बात करता तो वो साफ मना कर देती, ये कहकर कि कनक अभी छोटी है, उसे 1 साल का टाइम और दो। और सतीश दिल महसूस कर रह जाता। वो ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब इन दोनों माँ बेटी की हरकतों ने उसे शक में डाल दिया था। सतीश ने ठान लिया था कि वो इनका पीछा करके ही रहेगा, पता लगाएगा कि ये दोनों आखिर कहाँ जाती हैं और करती क्या हैं। और फिर एक दिन उसने कार निकाली और सड़क के किनारे एक ऐसी जगह खड़ी कर दी जहाँ से वो सबको देख सकता था, मगर उसे कोई नहीं। सतीश की नज़र अपने घर की तरफ थी। उसका दिल कह रहा था कि जो वो सोच रहा है वो सब सच ना हो। उसकी बीवी कोई ऐसा काम ना कर रही हो कि उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाए,
क्योंकि अब उसे कनक से गहरी मोहब्बत हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब वो कनक के बिना नहीं रह सकता। कनक का बदलता व्यवहार उसे बुरी तरह परेशान कर रहा था। अब तो वो उसकी माँ से सख्ती से विदाई की बात भी करने वाला था, मगर दिन ब दिन कनक उससे और भी दूर होती जा रही थी। सरिता जी भी बहाने पे बहाने बनाने लगी थी। अभी तो वो बहुत छोटी है, तो कभी कहती अभी वो अपने पिता के गम से बाहर नहीं आई और तुम शादी की बात कर रहे हो, और पहले मयंक को तो इस बारे में बता दो। सतीश ने दो टूक जवाब दिया था। मयंक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा भतीजा है, मैंने उसे पाला है। अब अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फैसला किया है तो उसे कोई हक नहीं वो इस पर ऐतराज़ करे। मगर सरिता जी अब भी विदाई की बात को टाल रही थीं। अब सतीश को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जो नौकर समझ रहे हैं वो शायद सही है। शुरू से ही मुझे इन औरतों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। जब मैंने कनक को घर में लाया था तभी मैंने कनक को अपने रूम में रखना था। उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना था। 1 घंटा बीत चुका था जब कनक और सरिता जी घर से बाहर निकलती नजर आईं। सतीश ठिठक गया। कनक ने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे और दुपट्टा तो जैसे घर में ही भूल आई थी। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था। सतीश की नज़रें उस पर टिक गईं। बेशक वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर वो इस रूप में कहाँ जा रही थी, और उसकी माँ कैसी औरत थी जो अपनी बेटी को इस हाल में बाहर ले जा रही थी। वे दोनों एक रिक्शे में बैठ गईं और सतीश की गाड़ी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब भी स्टूडियो पहुंची तो सतीश को एक गहरा झटका लगा। फिर भी वो एक मास्क पहनकर वहां पहुंच गया जहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ एक्टिंग के नाम पर रंगरलियां मनाते देख सतीश का खून खौल उठा। वो हरीश की बाहों में मचल रही थी और हरीश उसे खुमारी भरे अंदाज में प्यार कर रहा था। ये सब देखकर सतीश के लिए असहनीय था, मगर वो कुछ कहे बिना वहाँ से आ गया। वो इतने लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि उसे क्या करना है। आज कनक बहुत खुश थी। आज सिर्फ हरीश ने उसके साथ रंगीन वक्त ही नहीं बिताया था, बल्कि उसे बड़े बड़े सपने भी दिखाए थे। मैं तुम्हें नाम, शोहरत, दौलत सब दूंगा। तुम चाहो तो मेरे छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो सकती हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कनक का भी मन था कि वो हरीश के फ्लैट में चली जाए, मगर फिर सोचती अभी तक तो सतीश को इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती तब तक उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। मगर वो नहीं जानती थी कि कयामत आ चुकी है। जब सरिता जी और कनक घर लौटी तो सतीश की गूंजती हुई आवाज़ ने उनके कदम दरवाजे पर ही रोक दिए। तुम दोनों माँ बेटी अब इस घर की दहलीज के अंदर नहीं आ सकती। कनक और सरिता जी ने एक दूसरे की ओर देखा। सरिता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। क्या हुआ सतीश, किस बात पर नाराज हो? कोई बात बुरी लग गई है क्या? सतीश गुस्से से दहाड़ा। तुम बहुत चालाक औरत हो सरिता, मतलबी खुदगर्ज। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम हो कि मेरी पत्नी को किसी गैर मर्द के हवाले करके उससे पैसे कमाने के लालच में हो। तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हारी बेटी एक गैर मर्द की बाहों में अय्याशियाँ कर रही है और तुम अब भी सर उठाकर चल रही हो। अब मैं इस औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा। उसे अपने घर से निकाल रहा हूँ। मयंक के लिए ये सब कुछ चौंकाने वाला था। चाचा आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी मंगेतर है, अगर इससे कोई गलती हो गई है तो आप इसे सफाई का एक मौका तो दें। सतीश ने सख्त लहजे में जवाब दिया। इससे कोई गलती नहीं हुई है, ये गुनाह कर रही है, और ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है बल्कि मेरी बीवी है। मैंने इससे शादी की थी और अब मैं इसे तलाक भी दे रहा हूँ। अब इस लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। और मयंक तो जैसे सदमे से निढाल हो गया था। क्या क्या नहीं सोचा था उसने। आज वो घर जाकर चाचा से अपनी और कनक की शादी की बात करने वाला था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और बिजनेस की भी अच्छी समझ आ गई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी सुनने को मिल रही थी। सतीश ने कनक को दरवाजे पर ही खड़े खड़े तलाक के पेपर उसके मुंह पर मार दिए और उसे घर के अंदर आने तक का और उसे सामान उठाने तक की इजाज़त नहीं दी। नौकरों से कहकर सारा सामान सड़क पर ही फेंकवा दिया। कनक बुरी तरह रोने लगी। मम्मी, ये सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। सरिता जी ने उसे दिलासा दिया। सब्र करो मेरी बच्ची, जो कुछ इस बूढ़े ने हमारे साथ किया है उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इसमें गलत ही क्या है? बहुत सारी लड़कियां फिल्मों और ड्रामों में काम करती हैं, तो क्या वे सब गलत होती हैं? अच्छा हुआ इसने खुद ही तुम्हारी जान छोड़ दी। चलो अब हरीश के फ्लैट पर चलते हैं। जब कनक ने हरीश को फ़ोन पर सारी बात बताई तो वो खुशी से झूम उठा। यही तो वो चाहता था कि कनक किसी भी तरह उस बूढ़े से पीछा छुड़ाकर हमेशा के लिए उसके जाल में फंस जाए। अब उसका मकसद पूरा हो गया था।
कनक हरीश के फ्लैट में उसकी बनकर रहने लगी। सरिता जी ये सब अपनी आंखों से देखती और दिल ही दिल में कुढ़ती रहती। कई बार उन्होंने हरीश से कहा भी कि वो कनक से शादी कर ले, मगर हमेशा हरीश उसकी बात को हंसी में उड़ा देता। वो दिल ही दिल में सोचता, जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए उसे पाने के लिए इस जिम्मेदारी का तोग गले में डालने की क्या ज़रूरत है। सरिता जी तिलमिलाने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। दिल ही दिल में सोचती, जब कनक की फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, जब उसके पास शोहरत और पैसा आ जाएगा, तो वो उसे लेकर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। वो कनक को भी इस बात की सलाह देती कि वो बाकी डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों से संपर्क करने की कोशिश करे। कनक भी हरीश की वजह से अब झुंझलाने लगी थी। वो जो उसके साथ प्यार के बड़े बड़े दावे करता था, शादी के नाम पर रुख फेर लेता, और एक फिल्म के बाद उसने कनक को दूसरी फिल्म में कास्ट भी नहीं किया था, हमेशा उसे टाल देता। जल्दी ही मैं तुम्हें नई फिल्म में ले लूँगा, पहली फिल्म तो रिलीज़ होने दो, देखना तुम रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगी। हरीश ने सरिता जी को नशे की दवाइयाँ देना शुरू कर दी, क्योंकि जब जब हरीश कनक के करीब जाता तो सरिता जी बहाने बहाने से उसे अपने पास बुला लेती थीं। उसे मौका ही नहीं देती थी कनक के करीब जाने का, और वो पूरी पूरी रात कनक के लिए तड़पता रहता। फिर उसे यही हल नजर आया कि सरिता को नींद की गोलियां देकर कनक के साथ रातें गुजारी जाएं। इससे उनकी मानसिक हालत धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। इधर कनक अपनी ज़िंदगी में इतनी उलझी हुई थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था हरीश उसकी माँ के साथ क्या कर रहा है। और फिर जब एक दिन हरीश ने सरिता जी को नशे की अधिक मात्रा दे दी, तो वो तो जैसे आधी पागल हो गई। अब अगर उन्हें नशा नहीं मिलता तो वो बर्तन उठा उठा कर फेंकने लगती, दूसरों पर हमला कर देती। कनक हैरान थी कि उसकी माँ को क्या हो गया है। हरीश ने साफ कह दिया, तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है, इसे किसी पागल खाने में भर्ती कर दो। मगर कनक के दिल में अपनी माँ के लिए अब भी प्यार था, वो उन्हें खुद से दूर करने को तैयार नहीं थी। हरीश भी अब तंग आ चुका था, ये बुढ़िया तो जान का रोग बन गई है। आजकल हरीश के जाल में एक नई लड़की फंस गई थी, अब तो उसका कनक से भी दिल भर चुका था। वो सोचने लगा ऐसा कौन सा तरीका निकाले जिससे वो कनक को इस फ्लैट से बाहर करे और उस नई लड़की को उसकी जगह रखे। फिर कनक की फिल्म भी रिलीज़ हो गई, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। कनक बेशक बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी एक्टिंग में जान नहीं थी और ना ही वो डांस में माहिर थी। फिल्म में कई खामियां थीं जिनकी वजह से वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई और कनक का दिल बुरी तरह टूट गया था। और फिर जब हरीश ने भी साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हें और फिल्म में काम नहीं दे सकता, तुम्हारी वजह से मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, तब वो गुस्से में उसका फ्लैट छोड़कर चली गई और किराए पर एक जगह रहने लगी। उसे लगता था हरीश उसकी मोहब्बत के जाल में फंस चुका है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया है, उसे मनाने उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन ये उसकी गलतफहमी साबित हुई। उसने अपनी माँ का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर सरिता जी की मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो ठीक नहीं हो सकी। अब कनक फिल्म रिलीज़ होने के बाद बहुत से लोगों की नज़रों में आ चुकी थी। कभी उसे किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल भी दे दिया जाता, किसी ड्रामे में, तो कभी किसी पार्टी में डांस के लिए बुला लिया जाता। अब वो धीरे धीरे मशहूर होती जा रही थी, पैसे भी कमाने लगी, काम भी मिलने लगा, मगर अंदर से वो पूरी तरह खाली हो चुकी थी। जो कुछ उसने शोबिज की ज़िंदगी के बारे में सोचा था, सब कुछ उससे बिल्कुल उलट था। दौलत, शोहरत, पैसा, सब कुछ तो उसे मिल गया था, मगर उसका दिल खाली था। मर्द उसे बस एक इस्तेमाल की चीज़ समझते, इस्तेमाल करते और फिर छोड़ देते, जबकि वो तो बस सच्ची मोहब्बत की तलाश में पागल हो गई थी। ऐसे में उसे मयंक की यादें बुरी तरह सताने लगतीं। उसकी प्यार भरी आंखें, उसका मोहब्बत भरा स्पर्श, और जब मयंक को सच्चाई पता चली थी, तब उसकी आंखों का दर्द और उन दर्द भरी आंखों से बहते आंसू, वो सब कुछ याद आता था तो उसकी आंखें भीग जातीं। और फिर एक दिन जब उसने शॉपिंग मॉल में मयंक को एक लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते देखा, तो उसका दिल जैसे खून के आंसू रोने लगा। मयंक उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, और भला वो उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी क्यों करता। वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से हट गई। मैंने उसे दिया ही क्या था, जो वो मेरे लिए मोहब्बत का रोग लगाकर बैठ जाता। उसके दिल में एक कसक उठी, अगर उस दिन वो गलत फैसला ना करती, उस लड़की की जगह वो खुद भी हो सकती थी। उसकी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा होता, और मयंक उसे भी उतनी ही मोहब्बत से देखता जितना अभी अपनी बीबी को देख रहा था। उसे भी अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता कि किसी मर्द की गंदी नज़र उस पर न पड़ती, जैसे कि अपनी बीबी को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हुए था। मयंक की भी कनक पर नज़र पड़ चुकी थी। एक पल के लिए वो ठिठक गया, फिर चेहरे का रुख फेर लिया और अपनी बीबी का हाथ पकड़कर
वहाँ से चला गया। जाते जाते भी उसने कनक पर एक नफरत भरी नज़र डाली थी, जो उसके पूरे वजूद में जैसे चिंगारियाँ भड़का गई। अब कनक को शोबिज में काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। 18 साल की उम्र में उसने काम करना शुरू किया था और अब वो 28 साल की हो चुकी थी। उसे सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे ख्वाहिश थी, मगर फिर भी उसका दिल उदास था। उसे लगता था वो खाली हाथ रह गई है। सरिता जी भी इस दुनिया से जा चुकी थीं। अब उसके पास कोई भी अपना खून का रिश्ता नहीं था। बस मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपे खुदगर्ज लोग थे, जो उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते और फिर अपना रास्ता अलग कर लेते। अब वो भी इसी जिंदगी की आदी हो चुकी थी। कई बार उसका दिल करता कि शादी कर ले, मगर फिर ये सोचकर इस ख्याल को झटक देती कि अब कोई मर्द उसे कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन रातों की तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी। दिन तो भाग दौड़ में गुजर जाता, लेकिन रातें गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसे एक सच्चे साथी की ज़रूरत महसूस होती थी, जिसे अपने दिल का दर्द बांट सके, जिसके कंधे पर सर रखकर वो आंसू बहा सके, जो गलतियां की थी उन्हें पछतावे की सूरत में बाहर निकाल सके। लेकिन उसका कोई अपना ऐसा साथी नहीं था। कनक अब शोबिज की चमक धमक से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। 10 साल से वो इस दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन जितना नाम कमाया उतनी ही तन्हाई भी उसके हिस्से में आई। लोग उसे पहचानते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल को समझ सके। उसके पास दौलत, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था, मगर वो अंदर से एकदम खाली हो चुकी थी। एक दिन एक पार्टी के बाद जब वो अपने घर लौटी तो आईने में खुद को देखकर उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसे अपने ही चेहरे को गौर से देखने लगी। वो वही कनक थी जो कभी सपनों से भरी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी। उसने धीरे धीरे अपना मेकअप साफ किया और बिना मेकअप में देखकर वो खुद के प्रतिबिंब को देखकर डर चुकी थी। बेरौनक चेहरा, गोरी सफ़ेद रंगत। अब गोरी सफ़ेद तो जरूर थी, लेकिन अब उसमें वो चमक नहीं थी। बड़ी बड़ी काली आंखों की चमक भी धुंधलाने लगी थी। गुलाबी होंठ सुर्खी लगाते लगाते काले पड़ चुके थे। पता नहीं क्यों 2 आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरे थे। उसने यही सब कुछ चाहा था, और जब मिल गया तो फिर दिल अंदर से खुश क्यों नहीं था। और उस रात उसने फैसला कर लिया, अब उसे इस दुनिया से बाहर निकलना है। उसने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, लेकिन अब मैं खुद को फिर से तलाशना चाहती हूँ। मैं अब इस चकाचौंध से दूर अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की ओर बढ़ रही हूँ। लोगों को ये खबर सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, मगर कनक अब किसी की परवाह नहीं कर रही थी। उसने अपना घर बेच दिया और एक शांत पहाड़ी इलाके में रहने चली गई, जहाँ उसे सुकून मिले। पहाड़ी इलाके में आकर उसने एक छोटा सा कैफ़े खोला, जहाँ वो अपनी मनपसंद कॉफ़ी बनाती और वहाँ के स्थानीय लोगों को पिलाती और उनसे बातें भी करती। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। न कैमरे थे, न नकली मुस्कानें, सिर्फ सच्चे लोग और उनकी असली कहानियाँ। यहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक लेखक था जो शहरी जीवन से दूर अपनी किताब पर काम कर रहा था। पहली बार जब उसने कनक को देखा तो उसे यकीन न हुआ कि ये वही प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिसे लोग एक समय पर देवी की तरह पूजते थे। मगर कनक ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वो साधारण कपड़े पहनती, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं होता और उसकी हंसी पहले से ज़्यादा गहरी और सच्ची लगती। अर्जुन ने धीरे धीरे कनक से दोस्ती कर ली और अब अक्सर उसके कैफ़े में आता था। घंटों बैठकर उससे बातें करता, वो उसकी कहानियाँ सुनता, उसकी तकलीफ़ों को महसूस करता और बिना किसी लालच के उसकी इज्जत करता। कनक के लिए ये सब नया था। पहली बार कोई उसे उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर के इंसान से जुड़ रहा था। समय के साथ कनक और अर्जुन एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। अगर बारिश होती तो वो उसके कैफ़े की छत से टपकने वाले पानी को ठीक करवा देता, और अगर कनक उदास होती तो उसे पहाड़ों की ऊंचाई पर लेकर जाता, जहाँ से पूरी दुनिया छोटी लगती। एक दिन जब कनक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी अर्जुन को सुनाई कि कैसे उसने अपने प्यार को खो दिया, कैसे उसे माया नगरी में सिर्फ मतलब के रिश्ते मिले थे, तो अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, शायद अब तुम्हारी ज़िंदगी में सही समय पर सही इंसान आया है। कनक को अर्जुन की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने पहली बार किसी को बिना डर, बिना शर्त के अपनी ज़िंदगी में आने देने की सोची। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने कनक को एक पहाड़ी चोटी पर ले जाकर प्रपोज किया। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं बल्कि तुम्हारे आज से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के साथ अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि वे भी तुम्हारा ही हिस्सा हैं। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? और कनक की आंखों में आंसू आ गए। ये सवाल किसी और ने भी एक समय पर पूछा था,
मगर उस प्यार में शर्तें थीं, शक था। मगर अर्जुन का प्यार निस्वार्थ था, उसमें अपनापन था। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। कनक और अर्जुन ने एक साधारण मगर खूबसूरत शादी कर ली। कोई मीडिया, कोई तामझाम नहीं था, बस कुछ करीबी दोस्त और पहाड़ों की ठंडी हवाएं गवाह बनी। और शादी की पहली रात जब अर्जुन कनक के करीब हुआ तो पहली बार उसे सुख की ऐसी अनुभूति हुई जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो अर्जुन से पहले कई मर्दों के करीब हुई थी, लेकिन उसे वो सुकून नहीं मिलता था जो आज अर्जुन की बाहों में लिपट कर मिला था। इस सुकून के आगे तो वो दुनिया की हर दौलत बार सकती थी। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था कि भगवान ने अर्जुन की सूरत में उसे एक अच्छा हमसफ़र दे दिया था। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन उसकी आंखों में आंसू देखकर डर गया था। क्या हुआ कनक? मैंने तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू? वो नाजुक पलों में भी उठकर बैठ गया था और कनक को अपने सीने से लगा लिया। नहीं अर्जुन, तुमने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि मेरे अतीत की कुछ कड़वी यादें मेरी आंखों के सामने आ गई थीं। तुम तो बहुत अच्छे हो। ये कहते कहते कनक ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ दिए थे और मुस्कुराते हुए अपने होठों से अर्जुन के गालों को छू लिया था। और अर्जुन फिर से उसके वजूद में खोने लगा था और उसे अपनी मोहब्बतों से तर कर दिया था। शादी के बाद कनक ने अपने कैफ़े को और भी बड़ा किया, जहां वो सिर्फ लोगों को कॉफ़ी परोसती बल्कि उनके सपनों को भी हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करती। अर्जुन ने अपनी किताब पूरी की जिसमें उसने कनक की कहानी को नए अंदाज में लिखा। अब कनक का जीवन सिर्फ नाम और शोहरत के लिए नहीं था, अब उसके पास एक सच्चा जीवन साथी था जो उसे वैसे ही प्यार करता था जैसे वो थी। अब वो पूरी थी, खुश थी और अपने फैसले से संतुष्ट भी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।